आप उच्च वर्ण में, आप निम्न वर्ण में, आप दलित हैं, कुछ भी अंतर नहीं, सभी को वह भाषा के आधार पर कभी नहीं किया जाए। ठीक है, इसी कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। प्यारे बच्चों नमस्कार, एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ, लेकर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास। आज बेटा हम बात करेंगे आधुनिक भारत में राजनीति या स्वतंत्र भारत में राजनीति चैप्टर की। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दीपावली की छुट्टियां बड़े उत्साह के साथ आपने मनाई। दीपावली एक पावन पर्व माना जाता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। समूचे भारत में इसे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, हम सबने इसे मनाया। पर अब उस समय आ चुका है बेटा कि हम अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में भी उतने ही जोर शोर से लग जाएं जितने जोर शोर से हमने दिवाली के त्योहार को मनाया है, क्योंकि बहुत जल्द हमें अर्धवार्षिक परीक्षा देनी है। तो आपकी उसी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत और तेज करने के लिए मैं ब्रजेश सिंह और एसएमसी विद्यावर्ष की टीम एक बार फिर से हाजिर है एक और बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ, जहां आज बेटा हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। ये चैप्टर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन ये है कि इस चैप्टर को हमें राजनीति में और आधुनिक इतिहास में दोनों में ही पढ़ना होता है। तो ये चैप्टर इस बिहाफ पे, इतिहास और राजनीति के बिहाफ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है ना। साथ ही साथ इस एसएमसी विद्यावर्ष के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाकर रखें, जिससे आपको समय समय पर आपकी क्लास के वीडियो लेक्चर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, हम लोगों को आपकी ये ना, आपके द्वारा किया गया ये शेयर सब्सक्राइब हम लोगों को और ज्यादा उत्साह देता है, जिससे हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बेटा एक नया राष्ट्र, कैसे भारत 15 अगस्त 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि से एक नए राष्ट्र के रूप में बना। फिर जब एक नए राष्ट्र के रूप में बना तो सबसे पहली जो समस्या सामने आई वह थी बेटा विभाजन की, विस्थापन की और पुनर्वास की। अब विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास कैसे? आप सभी को पता है कि भारत जैसे ही आजाद हुआ उससे पहले भारत को एक दाग से कलंकित कर दिया गया, और वह दाग था बेटा भारत विभाजन। क्या दाग था बेटा? भारत विभाजन। भारत विभाजन ने भारत को दो भागों में बांट दिया बेटा, एक पाकिस्तान और एक भारत। अब पाकिस्तान वह क्षेत्र था जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र अधिक था, भारत वह क्षेत्र था जहां हिंदू बहुल क्षेत्र। अब समस्या ये खड़ी होती है बेटा कि जहां जहां बेटा क्या है, जहां ना, जैसे कि इस क्षेत्र की बात, नीचे वाले इस क्षेत्र, या हम यहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, ये जो क्षेत्र है यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि यहाँ हिंदू होंगे ही नहीं, जी होंगे। ऐसे ही ये क्षेत्र था हिंदू बहुल क्षेत्र, तो क्या यहाँ मुस्लिम नहीं होंगे? बेटा यहाँ मुस्लिम भी होंगे। तो जब विभाजन होगा तो यहाँ से हिंदू पलायन करेंगे, किस ओर? भारत के हिंदू बहुल क्षेत्र के। और यहाँ से मुस्लिम पलायन करेंगे, हालांकि बहुत अधिक मात्रा में मुस्लिम भारत में ही रहे। इसका एक कारण था कि विभाजन के समय ये कहा गया कि जिसे जहां रहना है वह अपनी स्वेच्छा से वहां रह सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ना है बेटा हमें रियासतों का एकीकरण। कि विभाजन से पहले देश में कुल 565 रियासत। कितनी बेटा? 565। भारत ना दो भागों में बटा हुआ, एक ब्रिटिश भारत जहां ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों का अधिकार, और एक वह भारत जहां उस समय के राजा, जागीरदार, जमींदार या निजामों का अधिकार, जिन्हें हम रियासत में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका एकीकरण कैसे किया गया यह भी पढ़ना है। साथ ही साथ
एक विशेष पहलू हमें पढ़ना है बेटा 1.4 में कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया, है ना। एसके धर आयोग जिसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन कभी भी भाषा के आधार पर नहीं किया जाए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल जी, इन लोगों ने फिर से ट्राई किया। क्या ट्राई किया कि भाई धर आयोग ने जो कहा है, धर कमेटी ने जो कहा है, वह सही है या गलत है। जब इन्होंने खुद निरीक्षण किया तो ये भी इसी निर्णय पर पहुंचे। किस पर पहुंचे बेटा? कि देश में जो राज्यों का बंटवारा होना है वह भाषा के आधार पर कभी नहीं किया जाए, ठीक है। तो सरकार पूर्णतः खिलाफ थी भाषा के विभाजन के आधार पर। फिर ऐसा क्या घटित हुआ कि देश में राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना पड़ा। ये पॉइंट पढ़ने होंगे बेटा हमें। कहाँ? राज्यों के पुनर्गठन में। कहाँ पढ़ने होंगे बेटा? राज्यों के पुनर्गठन में पढ़ने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमें पढ़ना होगा कि कब 1956 में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, सबसे पहला राज्य कब बना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कैसे राज्य टूट टूट कर अलग अलग बनते गए। इन सभी चीजों को हमें राज्यों के पुनर्गठन में पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बेटा एक नए राष्ट्र की। ब्रिटिश सरकार के लगभग 200 वर्षों के उपनिवेश के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को स्वतंत्रता मिली और एक नवीन राष्ट्र का उदय हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्वतंत्रता हमें सीधे मिल गई, सीधे मतलब अचानक मिल गई। ये स्वतंत्रता जो हमें 14-15 अगस्त को डिक्लेरेशन मिला है, इसकी तैयारियां 45 से ही शुरू हो चुकी थी बेटा, है ना। 45 से ही शुरू हो चुकी थी। इसी कारण हम लोग पढ़ते हैं बेटा अंतरिम सरकार। जब जब मैं ना 10वीं 12वीं में था तब बहुत बार मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया और मैंने इस प्रश्न को बहुत बार अपने शिक्षकों से साझा भी किया। प्रश्न ये था बेटा कि सर अंतरिम सरकार और अंतिम सरकार में अंतर क्या? मुझे समझ नहीं आया। तो बेटा अंतरिम सरकार अंतिम तो नहीं होगी। अगर अंतिम होगी तो 1946, कभी कभी मैं भी ये लॉजिक लगाता था कि 1946 में ब्रिटिश सरकार की अंतिम सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार अपनी अंतिम सरकार को ही क्या कहती थी? अंतरिम सरकार कहती थी। पर बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है? तो बेटा ऐसा है जहां सरकार का चुनाव, जहां सरकार का चयन बिना चुनाव के किया। चयन कैसे किया जाए? कोई भी सरकार बने और वह सरकार कैसे बन जाए बेटा? बिना चुनाव के बन जाए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सब, बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ, शेख हसीना की सरकार गिर गई, उसके बाद वहां अंतरिम सरकार। रिसेंट में बेटा नेपाल में आंतरिक विद्रोह हुआ और नेपाल में भी अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार मतलब ऐसी सरकार कि जब देश में ऐसे हालात ना हो कि चुनाव कराए जा सके, और सरकार बनानी है तो सरकार को अपने द्वारा एक कमेटी के द्वारा निर्देशित करके बना दिया जाए, वही सरकार क्या कहलाएगी बेटा? अंतरिम सरकार कहलाएगी। क्लियर है? ये अंतरिम सरकार इसलिए बनाई गई थी बेटा क्योंकि हमें ना सं, संविधान सभा का, संविधान सभा का गठन करना। क्या करना था बच्चा? संविधान सभा का गठन करना था। अब संविधान सभा का गठन ऐसे तो हो ही नहीं जाएगा, तो इसलिए पहले अंतरिम सरकार बनाई गई जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, ठीक है ना। एक पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, वहीं हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। क्लियर है? अब साथ ही साथ एक और पॉइंट है बेटा, यहाँ लिखा है कि पंडित नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। अब क्या है कि जब देश आजाद हो ही रहा था, डेट क्लियर थी,
तो पंडित नेहरू जी ने ना संविधान सभा का एक विशेष सेशन रखा और उस सेशन को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया और इस भाषण को एक नाम दिया गया भाग्य वधु की चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में कहा गया बेटा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। याद रखना है आपको, एमसीक्यू में पूछा जाएगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़, ये रहा, है ना, ये रहे पंडित नेहरू जी और ये संविधान सभा को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे हैं। कौन सा? चिर प्रतीक्षित भाग्य वधु से भेंट या, ठीक है ना। ये रहा बेटा, या क्या लिखा है तो ये देखिए, पढ़िए आप क्या लिखा, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जैसे इंग्लिश में क्या कहा गया बेटा, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है ना। ये रहा, ये रहा वो भाषण जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। इस भाषण में नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए, देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि वो उचित समय आ चुका है जब हम स्वतंत्र वातावरण में सांस लेंगे और अब हम अपने द्वारा बनाए हुए नियमों और निर्णयों का अनुपालन करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, आगे बात है बेटा कि कहीं भी नए राष्ट्र या नए राज्य के लिए जो चुनौतियां आती हैं वे कौन कौन सी हो सकती हैं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश के सामने क्या चुनौती, उन चुनौतियों पर बात करें। जब देश ना 15 अगस्त 1947 जब आजाद हुआ, तो देश के सामने जो चुनौती थी उनमें पहली चुनौती थी बेटा भारत में एकता स्थापित करना। एकता स्थापित करना पहली चुनौती क्यों थी? तो भाई इसका कारण था देश में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता हावी हो चुकी, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम झगड़े चरम पर थे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कारण था और भी बहुत सारे कारण थे जिनमें हम कह सकते हैं क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता का बहुत बड़ा कारण, ठीक है ना। कोई भी, अधिकांश दूरस्थ प्रदेश ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वे भारत के अंग बनेंगे, वे भारत में शामिल होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे देश, नॉर्थ ईस्ट के तो सारे प्रदेश हम पढ़ते हैं जो ना एक समय उपरांत, जिसका एक बड़ा कारण था कि वह क्षेत्र कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपनिवेश में नहीं था, तो उसे बाद में संयुक्त किया गया भारत में। अब आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को शामिल करने के लिए ही एक, क्या करना पड़ा, मैं एक अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ा, 2A करना पड़ा ना, तभी तो जाके शामिल कर पाए हम। चलिए आगे है देश में लोकतंत्र की बहाली। उस समय देश और देश की सरकार के लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न था वह था देश में लोकतंत्र की बहाली। आप समझिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी मतलब पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए, यही तो कहा जाता है। पर हम उस देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिस देश की साक्षरता दर 10% से नीचे है, 10%, 10% से भी बिलो है, नीचे है। क्या नीचे है बेटा? साक्षरता, ठीक है। एनसीईआरटी बताती है कि यहाँ लगभग लगभग कई लाख, कई लाख महिलाओं के जब वोटर कार्ड बनाए गए ना, तो उनके नाम में लिखा गया अलाने की माँ
और फलाने की बीबी। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब समझिए कि उस समय देश में अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियां इतनी हावी थी कि यहाँ स्त्रियों के नाम लिखाने को भी ना दोषपूर्ण माना जा रहा था। ऐसे देश में नेहरू जी ने एक ऐसा सपना देख लिया था जिसे पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में क्या माना जा रहा था, एक मजाक माना जा रहा था। बहुत सारे पत्रकारों ने तो यहाँ तक कहा कि नेहरू जी वे मदारी हैं जो हाथ में डमरू लेकर बंदरों का खेल दिखाने निकले। कारण कि सभी को यह लग रहा था कि देश में निरक्षरता, सारी बड़ी बड़ी देश ये समझ रहे थे कि भारत जैसा देश जो अभी कल में आजाद हुआ है और आज लोकतंत्र की बात कर रहा है, कैसे संभव होगा। पर सरकार का अडिग फैसला, प्रशासन की प्रशासन की बेहद मेहनत, बेहद उम्दा मेहनत, है ना। सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त, ऐसे लोगों ने अपना सर्वस्व दे दिया कि भाई ना, मुझे लोकतंत्र कायम तो करवाना ही है। 2 बार 3 बार विफल हुए हम, पर एक बार ऐसा भी हुआ जब हम पूर्णतः सफल हुए, है ना। यहां से वो पंक्ति ध्यान आती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, यदि आप निरंतर लगे रहते हैं, किसी भी काम में निरंतर लगे रहते हैं, तो आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। बिल्कुल इसी पंक्ति को दोहराया जवाहरलाल नेहरू ने। एक ऐसे देश में लोकतंत्र बहाली का सपना ही नहीं देखा, उसे संपूर्ण भी किया जिसे पूरी दुनिया ये कह रही थी कि यहाँ लोकतंत्र बहाल संभव ही नहीं। ठीक है, और वह भी कैसा लोकतंत्र, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब समझे आप? सार्वभौमिक मतलब जहां सबकी समान भूमिका हो। भारत पहला ऐसा देश था जहां सार्वभौमिक लोकतंत्र कायम किया गया। इससे पहले जहां जहां लोकतंत्र कायम थे, सभी देशों में एक विशेष वर्ग को अधिकार था चुनावों का। कहीं पुरुषों को अधिकार था, कहीं शिक्षित वर्ग को अधिकार था। भारत वह पहला देश था जहां सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार दिया गया। मतलब यदि आप वयस्क हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप धनवान हैं, आप उच्च वर्ण में, आप निम्न वर्ण में, आप दलित हैं, कुछ भी अंतर नहीं, सभी को समान अधिकार अपनी सरकार चुनने। ठीक है, ये सपना ही नहीं देखा उन्होंने, इस सपने को पूर्ण भी किया। प्रारंभिक समय में ये एक बड़ी चुनौती थी देश के लिए, पर नेहरू जी जैसे नेताओं के वजह से, उस समय की सरकार की वजह से ये एक बंद आंखों से देखा हुआ सपना खुली आंखों से पूरा किया गया। ठीक है, तो बढ़िए आगे फिर देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट है कि संपूर्ण समाज का समूचा विकास करना। यह भी एक बड़ा पॉइंट कि इस समय ना गरीबी गरीबी भुखमरी, अराजकता, बेरोजगारी, ये सारी चीजें अपने चरम पर थी। समझ रहे हैं बेटा आप? ये सारी चीजें अपने चरम पर थी। अब ऐसे में एक विशेष वर्ग को आगे, विशेष वर्ग को पीछे नहीं कर सकते थे। हमें समूचे समाज को एक साथ लेकर चलना। ठीक है ना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो देश का एक विशेष वर्ग पीछे रह जाता। और जो, देखिए सीधी सी बात है कि जो वर्ग पीछे रहेगा, जिस वर्ग को उसके अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा और फिर देश के आंतरिक माहौल में समस्याएं उत्पन्न होंगी, देश की आंतरिक शांति भंग होगी, जो कि नेहरू जी को कतई पसंद नहीं था। और यही कारण है कि नेहरू जी ने अपना सर्वस्व दिया। किसके लिए? जिससे वे इन तीनों चुनौतियों से डट कर सामना कर पाए और इनसे पार पाकर देश को आगे लेकर।
और सबसे अच्छी बात कि इन तीनों समस्याओं का नेहरू जी के द्वारा बड़ी बारीकी से निराकरण किया, बड़े सभ्य तरीके से इन सारी समस्याओं को आम जनता से दूर किया गया, देश में एकता को भी कायम किया गया। आज या उस समय देश में, जैसे पाकिस्तान में हम आए दिन देखते रहते हैं, पाकिस्तान में हम आए दिन देखते रहते हैं कि जो अराजकता बहुत बुरी तरह हावी है देश में, भारत में, वह अराजकता नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते। यहाँ अगले पॉइंट में बेटा कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ये ना एक मार्मिक दृश्य है। जब भी बात विभाजन की होगी तब बात उन मार्मिक दृश्यों पर चली ही जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देख रखा होगा गदर मूवी, बहुत सारी मूवियां बनी है बेटा विभाजन को लेकर, बहुत सारी मूवियां बनी है। आपने देख रखी होगी गदर एक प्रेम कथा, जहाँ सन्नी देओल जी हैंडपंप उखाड़ कर घुमाते हैं, है ना? वास्तविकता इससे भी बहुत ज्यादा नीचे थी। समझ रहे हैं आप? क्या है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान विभाजन का मंजर भी दोनों क्षेत्रों की आम जनता को देखना पड़ा। इस विभाजन की शुरुआत 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू की गई। द्वय राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले किसने पेश किया? मुस्लिम लीग ने ही पेश किया। मुस्लिम लीग ही चाहती थी कि देश में द्वय राष्ट्र कायम। ठीक है ना? आगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या होना था बेटा? जस्ट 1 मिनट। इस सिद्धांत के अनुसार भारत और पाकिस्तान नाम से दो अलग देश बनेंगे जो अपने धर्म विशेष के आधार पर अलग रहेंगे या बनाए जाएंगे। समझिए आप, देश का जो विभाजन था, ये हम बात करते हैं ना विभाजन विस्थापन की, कि इतने सारे लोग क्यों मरे भाई, ऐसी क्या बात थी, बहुत सारे मुस्लिम यहाँ रह रहे थे तो हिंदू भी तो वहां रह सकते थे। बेटा एक बात समझिए आप कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है ना, वह विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था। देखिए अगर भौगोलिक स्थिति के आधार पर होता कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। भौगोलिक स्थिति में जितने लोग वहां रह रहे वे वहां रहेंगे, जो यहाँ रह रहे वो यहाँ रहेंगे, कोई भी समस्या नहीं। पर ये जो विभाजन हुआ ना बेटा, ये केवल धर्म के आधार पर, धर्म के आधार। अब अगर कोई विभाजन बेटा धर्म के आधार पर होगा तो सीधी सी बात है कि जिस धर्म विशेष को लेकर वह राष्ट्र बनाया जाएगा उस राष्ट्र में अधिकार उसी वर्ग को दिए जाए। समझ रहे हैं आप? यही कारण रहा कि पाकिस्तान से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, बहुत ज्यादा संख्या, और भारत से मुसलमानों को पलायन करना पड़ा, बहुत ज्यादा संख्या में। यही कारण रहा। आगे है बेटा, कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? द्वय राष्ट्र सिद्धांत का कांग्रेस ने सदैव विरोध किया बेटा, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण इस विभाजन की बात को मान लेना पड़ा। बहुत सारी ऐसी परिघटनाएं घटित हुई उस समय जो कि हम लोगों के सिलेबस से बाहर है। ये तो एग्जाम के बाद में पढ़ने वाले पॉइंट है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दबाव आए जिस कारण कांग्रेस को भी द्वय राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकारना पड़ा। ठीक है ना? ये रही वो मंजर, भारत पाकिस्तान विभाजन के जो मंजर है ये रहे। समझिए ऐसे मंजर, ठीक है ना, लोग इस तरह से जा रहे थे। अच्छा ये तो वो लोग हैं जो ना परिवहन तक पहुंच पाए, हजारों सैकड़ों लोग लाखों लोग परिवहन क्षेत्र तक ही नहीं पहुंच पाए, उन्हें उन्हीं के घरों में वहीं के वहीं काट कर मार दिया गया, दफना दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है? और ये सारे काम कुछ कारणवश हुए, जैसे कि लालच। अब लालच कैसे सर? अब मानिए पाकिस्तान में कोई हिंदू था जो वहां बहुत ज्यादा वैभवपूर्ण, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। अब जैसे ही देश में विभाजन की बात आएगी ना, तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन,
स्पेशली जो मुस्लिम पॉपुलेशन, वो उस हिंदू को करेगी टारगेट, करेगी ना। ऐसा ही होगा कहाँ, भारत में। तो इस तरह से उन लोगों को विशेष टारगेट किया गया जो उस समय के केंद्र बिंदु थे, उस स्थान विशेष। यही कारण रहा कि विभाजन के समय हमें लाखों में लोगों के मरने की, लोगों के घर से बेघर होने की, है ना, भटकने की खबरें, कहानियां आज भी सुनने को मिलती रहती। इन्हीं कहानियों में हमें पढ़ना विभाजन, कि कैसे लोग वहां से निकल कर आए। कुछ लोग जो वहां खत्म हो गए, उनकी कहानियां वहीं दब गई, वहीं जमीन के अंदर जमींदोज हो गई। पर कुछ लोग जो संघर्ष करके वहां से भारत, या भारत से पाकिस्तान पहुंचे, और वहां अपने लोगों को वे कहानियां सुनाई, और उसके बाद एक और जंग लड़ी, वहां पहुंचकर वहां के नागरिक बन गए, है ना। भारत में आए हुए प्रवासियों को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कई महीनों तक ऐसे ही शरणार्थी कैंपों में रहे वो लोग। ठीक है। जब हालात कुछ सामान्य हुए, तब उन्हें सरकार के द्वारा एक दो जगह पर स्थापित किया गया। तब तक उन्होंने जो संघर्ष किया, वह संघर्ष पड़ता है। ये रहा विभाजन के दौरान में, ठीक है ना। अब यहां बड़ी परेशानी थी कि जब विभाजन किया गया, तब टारगेट किया गया अंग्रेजों के द्वारा भारत। मतलब उन्होंने जाने के समय भी भारत में कीलें ठोक रखी थी। भाई मैं तो चला, ये तुम्हारे ताबूत में और कुछ कीलें ठोकते हैं, जिससे तुम जीवन भर इसका दर्द सहन करते हो। देखिए आप, ये रहा पाकिस्तान, ठीक है ना, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है। ये वो क्षेत्र है जिसे हम पढ़ते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, जो दुर्भाग्यवश भारत के अधीन क्षेत्र में नहीं है। इसी कारण यहाँ ये एरोलाइन, ठीक है ना, यहाँ लिख रखा है। ये 1949 48 में, जब वो हरि सिंह कश्मीर प्रॉब्लम पढ़ रखी है 10th में, वही है। कभी बताएंगे डिटेल में। तो 1947 में जब विभाजन होकर अलग अलग हो गए ना, ये 49 का मैथ है, मैंने जानबूझ के उस समय कर दिया, जिससे आपको दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। ये ना स्वतंत्र रियासत, ये कंप्लीट स्वतंत्र रियासत। फिर अंग्रेजों के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया, और राजा हरि सिंह के द्वारा भारत से मदद मांगी गई। भारत ने मदद की, जिसके बदले में हरि सिंह ने इस पूरे क्षेत्र को भारत में विलय कर दिया। ठीक है ना बेटा। कहाँ विलय कर दिया, भारत में विलय कर दिया। अब जब इस क्षेत्र को भारत में विलय कर दिया, तो ये क्षेत्र जहाँ पाकिस्तानी सेना पहले से ही उपलब्ध थी, और यूएन के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सेनाएं जहां थी वहीं के वहीं ठहर गई। तो उस ठहराव में ये पूरा क्षेत्र किसके अधीन चला गया बेटा, ये क्षेत्र स्पेशली जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर में पढ़ते हैं, किसके अधीन चला गया, पाकिस्तान। ठीक है ना। आज भी जिस पर हम लड़ रहे हैं, ये रहा पाकिस्तान, जिसे उस समय कहा जाता था बेटा पश्चिमी पाकिस्तान। और ये क्षेत्र बेटा, इसे कहा जाता था पूर्वी, क्या कहा जाता था बेटा, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। जो 1971 में क्या बन गया, बांग्लादेश। यही बना बांग्लादेश। समझे आप? चलिए, आप पॉइंट समझिए आप। इस तरफ पूर्वी, सॉरी इस तरफ पश्चिमी वेस्टर्न, इस तरफ ईस्टर्न। अब भाई देश के लिए, भारत के लिए कितनी कष्ट है कि यहाँ से यहाँ तक एक ही सरकार, तो इन्हें रास्ता भी तो हमें ही देना हो। ठीक है ना। तो देश के लिए तो संकट ही संकट थे। तो भला हो इंदिरा गांधी जी का, है ना। किसका भला हो बेटा, इंदिरा गांधी जी का भला हो, जो उन्होंने
इंदिरा गांधी, उन्होंने ना 71 के वॉर में इसे एक अलग राष्ट्र बना, क्या राष्ट्र बना दिया, बांग्लादेश बना। अब समस्या खत्म। अब ये अलग है, ये अलग है, अब मेल मिलाप झंझटिगत। ठीक है, ये रहा उस समय का भारत। आगे, आगे है बेटा विभाजन की प्रक्रिया, कि विभाजन की प्रक्रिया क्या है। विभाजन की प्रक्रिया पहले ही पढ़ लिया हमने कि दोनों देशों में विभाजन का जो प्रमुख आधार रखा गया बेटा, वह रखा गया पूरी तरह से धार्मिक बहुसंख्यक। किसे रखा गया बेटा, धार्मिक बहुसंख्या। ठीक है ना, कि जहां धार्मिक आधार पर, जहां धर्म के आधार पर ज्यादा लोग हैं, मानिए एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, बेशक वह कहाँ हो, बिल्कुल पाकिस्तान के तटवर्ती क्षेत्र में है, पर उस संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू बहुल ज्यादा है, तो उसे कहाँ रखा जाएगा, उसे भारत में रखा जाएगा। यही कारण है कि पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान अलग अलग थे। ठीक है ना, नहीं तो एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत, या मान लीजिए ऊपर भारत नीचे पाकिस्तान, ऐसा भी हो सकता था। पर ये विभाजन कैसा था बेटा, धर्म के आधार पर। नोट, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते। आज भी ये क्षेत्र ना पाकिस्तान से लड़ रहे हैं खुद की स्वतंत्रता के लिए। जिनमें से एक क्षेत्र जिसे हम सभी जानते हैं, जिसे नाम दिया गया है बलूचिस्तान। आए दिन सुनते रहते हैं हम कि बलूचिस्तान में बलूच आर्मी पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही है। क्यों लड़ रही है, क्योंकि इन्हें उस समय भी पसंद नहीं था पाकिस्तान में शामिल होना। हालांकि ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल था। कैसा क्षेत्र था बेटा, मुस्लिम बहुल था। और इस क्षेत्र के लोगों का ये बिल्कुल मानना नहीं था कि वे पाकिस्तान में शामिल। वे सदैव से यह मानते थे कि उन्हें केवल और केवल भारत के साथ ही रहना है। उन्हें विभाजन पसंद नहीं था, पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। जिनमें प्रमुख थे बलूचिस्तान, यहाँ के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान का एक निक नेम हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान का एक निक नेम है। इन्हें कहा जाता है इनका सीमांत खान। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, ये सख्त खिलाफ थे विभाजन के। पंजाब और बंगाल विभाजन, विभाजन में सबसे अधिक त्रासदी इन्हीं दो क्षेत्रों को झेलनी पड़ी। बिल्कुल बेटा, रीजन, रीजन ये है, ये रहा ये रहा बांग्लादेश, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान। अब आप समझिए, ये तटवर्ती क्षेत्र, ऐसे ही बेटा यहाँ जब हम आएंगे, यहाँ ये पाकिस्तान रहेगा ऊपर, और ये रहेगा पंजाब। सबसे समीपवर्ती क्षेत्र कहाँ, होने को तो राजस्थान भी है, पर राजस्थान में जहां बॉर्डर मिलता है, गुजरात में जहां बॉर्डर मिलता है, वहां निर्जन भूमि, निर्जन मतलब वहां जनता कम रहती है। और ये भी क्षेत्र है जहां जनता बहुत ज्यादा रहती है। और यही कारण है कि पंजाब और बंगाल विभाजन में सबसे ज्यादा पीड़ित रहे। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि महात्मा गांधी विभाजन को, विभाजन के समय सांप्रदायिकता को शांत करने के लिए 9 आंख ली गई। कहाँ गए थे बेटा, 9 आंख, बंगाल, है ना, यहाँ गए। आप समझिए, ये है बेटा सीमांत गांधी। ये कौन है बेटा, सीमांत गांधी। आप समझ गए होंगे, सीमांत गांधी मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें तो सभी जानते हैं भाई, ये हैं हमारे बापूजी, महात्मा गांधी। ये ना खान अब्दुल गफ्फार खान पूरी तरह से गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले थे। इसी कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। विभाजन के परिणाम क्या था,
अब विभाजन के परिणामों पर बात करें तो भारत विभाजन के कारण आबादी का स्थानांतरण, देखिए ये जो विभाजन हुआ ना बेटा, यहाँ आम जनता ये समझ ही नहीं पाई कि विभाजन इतना व्यापक, ये इतना भीभत्स, इतना भयानक होने वाला है। उन्हें लगा कि ये छोटा सा एक फैसला है जो आगे चलकर सरकार परिवर्तित कर लेगी, सरकार इस तरह से विभाजन नहीं करेगी। प्रारंभिक समय में आम जनता ने इस विभाजन को बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं लिया, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं। अब जब बहुत सीरियस नहीं लिया तो लोगों ने आवागमन भी नहीं शुरू किया। जैसे कि आपको याद होगा कोविड काल में, है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ना लॉकडाउन किया गया, पर लोगों को ये लगा कि समस्या नॉर्मल सी है, जल्दी समाप्त हो जाएगी। पर वास्तविकता में समस्या बहुत बड़ी थी। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ कि जब बात की गई कि धर्म के आधार पर विभाजन की, किसकी बात की गई बेटा, विभाजन की, तो लोगों को ये लगा कि कब से हम ना 1203 से या 1204 से का है, 1204 से 1857 तक समूचा क्षेत्र मुस्लिम राजाओं के अधीनस्थ ही रहा, मुस्लिम राजाओं के अधीनस्थ ही रहा सल्तनत काल से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देश में विभाजन हुआ हो कि मुस्लिम अलग, हिंदू बहुल अलग, कभी नहीं हुआ। तो इस इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस कारण लोगों ने इस फैसले को या इस घोषणा को सीरियस नहीं लिए। विभाजन में हुई समस्याओं का विवरण कुछ हद तक इस प्रकार रहा था कि लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जैसे शहरों पर सांप्रदायिकता पूरी तरह हावी हो चुकी थी। जितने भी निकटवर्ती क्षेत्र थे, समझ रहे हैं आप, जितने भी निकटवर्ती क्षेत्र थे, जैसे वहां लाहौर, अमृतसर, यहाँ कोलकाता, ये वे क्षेत्र हैं जो प्रमुख पहलू रहे विभाजन का, जो विभाजन का प्रमुख केंद्र रहे। अब कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से, स्पेशली पश्चिमी पाकिस्तान से अगर भारत आएगा तो वह पंजाब वाले क्षेत्र से ही आएगा, कश्मीर से तो नहीं आएगा। ठीक है, इस कारण पंजाब बहुत ज्यादा प्रभावित रहा और पंजाब का अमृतसर और बहुत सारे छोटे छोटे शहर प्रभावित रहे। और पूर्वी पाकिस्तान के कारण क्या प्रभावित रहा बेटा, कोलकाता प्रभावित। ठीक है, आगे अल्पसंख्यकों को महीनों तक शिविरों में बिताना पड़ा। मैंने बताया कि जो जैसे हिंदू पाकिस्तान से निकलकर भारत आए, ठीक है, अब जब वे भारत आ जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोस्ट वेलकम के लिए कितने लोगों का वेलकम करते, संख्या बहुतायत थी, लाखों में थी, और देश अभी अभी आजाद हुआ था। इस परिस्थिति का सामना करने का देश का भी सामर्थ्य नहीं था। नतीजा, उन्हें ना राहत शिविरों में रखा गया, उन्हें ना शरणार्थी शिविरों में रखा गया, जहां कई महीनों या यूं कहें वर्षों वहां बिताने के बाद उन्हें जाकर उनके ठिकाने पर पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, दो समुदाय हिंदू मुस्लिमों के मध्य ये प्रमुख पॉइंट है जहां से हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। इससे पहले वाले समय में हिंदू मुस्लिम झगड़े इतने व्यापक नहीं थे। ठीक है ना, तो यहाँ से हिंदू मुस्लिमों के मध्य नरसंहार बहुत ज्यादा तेज हो गया, और यह नरसंहार, यह विद्रोह, यह झगड़ा आज भी देखा जा सकता है पूरी तरह। क्लियर है, चलिए तो आगे देखते हैं हम। अब यहाँ बात है बेटा रियासतों के एकीकरण। ठीक है ना, यहाँ किसकी बात की गई है, रियासतों के एकीकरण की बात की गई है कि रियासतों का एकीकरण कैसे किया और क्यों किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश, देखिए दो तरह का भारत था। 1 मिनट,
जो भारत था ना बेटा, वह कितने तरह का था? वह दो तरह का था। ठीक है, दो तरह का। कौन कौन सा? एक तो ब्रिटिश भारत, और एक रियासतों का भारत। समझिए, एक ब्रिटिश भारत था बेटा, और एक रियासतों का भारत। ठीक है, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो क्षेत्र थे, वे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, और भारतीय रजवाड़े जो राजाओं के अधीन, इस तरह के दो क्षेत्र थे। तो अब ये क्षेत्र तो ना तैयार ही था। क्यों तैयार था? क्योंकि भाई देश को आजादी या देश का विभाजन इस व्यक्ति की देन, माउंटबेटन योजना, है ना, जो किसने पारित की? लॉर्ड माउंटबेटन ने पारित, इस व्यक्ति की देन थी। तो आजादी के समय ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र तो अपने आप ही शामिल हो जाएंगे। अब हमें शामिल करना था भारतीय रजवाड़े। तो भारतीय रजवाड़ों में हम पढ़ते हैं हैदराबाद, है ना, और हम पढ़ते हैं जूनागढ़, और हम पढ़ते हैं इसके अलावा भोपाल, है ना, कश्मीर। ऐसी कुछ रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र, किसी ने अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहा, किसी ने कहा मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। इन्हें किस प्रकार से, है ना, वहां जनमत के द्वारा, या सेना के द्वारा, या स्वीकृति से, आपस में संधि करके कैसे शामिल किया गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे रियासतों के एकीकरण में। ठीक है, देश में रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी? एक तिहाई थी। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आपके पास 90 राज्य हैं, तो वहां से एक तिहाई, जो मतलब 30 जो है ना, 30, ये 30 रियासतें हैं। समझिए, एक बड़ा भाग था रियासतों का। ठीक है, और आगे है सांप्रदायिक केंद्र। सांप्रदायिक केंद्र किन्हें कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र जहां एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय का शोषण करता है, वही क्षेत्र सांप्रदायिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे जैसे मान, उस समय की बात करें, कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अब देश में विभाजन होना है, तो वहां हिंदू जनसंख्या के साथ हिंदू जनसंख्या वहां माइनॉरिटी में पहुंच जाएगी। तो जैसे ही माइनॉरिटी में पहुंचेगी, उसे उसके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उसके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, उसे उसके धर्म को मानने नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें सेम, अगर हिंदू बहुल क्षेत्र हो सकता है मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही हो। तो ये सारी समस्याएं बेटा जिस क्षेत्र विशेष में रहेंगी, वह क्षेत्र विशेष कहलाएगा सांप्रदायिक केंद्र। क्लियर है? यही क्षेत्र कहलाएगा बेटा सांप्रदायिक केंद्र। अब देखिए, रजवाड़ों के विलय में समस्या क्या है? माउंटबेटन योजना के आधार पर सिर्फ भारत अकेला आजाद नहीं हुआ, बल्कि भारत के साथ इन रजवाड़ों को भी आजादी मिली। पॉइंट समझिए कि क्या कहा माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा कि सुनिए, मैं केवल ब्रिटिश भारत को आजाद नहीं कर रहा हूं, मैं समूचे रजवाड़ों को भी आजाद कर रहा हूं। रजवाड़ों को आजाद करने का अधिकार, भाई रजवाड़े ना लीज पर चलाए जा रहे थे, मतलब राजा, निजाम, जागीरदार, जमींदार, जो भी उस राज्य का मुखिया, उस रजवाड़े का मुखिया होता था, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करता। ठीक है, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह अधिकार था कि जब वे ब्रिटिश भारत को आजाद करेंगे, तभी वे इन रजवाड़ों को भी आजाद करें। समझ में आया? आजादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी? 565 थी। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत रियासतों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अधिकार मिला, वे किसी भी क्षेत्र में रह सकते थे। अब कुछ पॉइंट यहाँ क्लियर करने होंगे, हमें समझना होगा कि बात क्या की जा रही। समझिए, देखिए,
माउंटबेटन योजना। तो क्या कह रहे हैं माउंटबेटन? माउंटबेटन ने कहा कि सुनो, यही है माउंटबेटन क्या कहेंगे। माउंट माउंटबेटन ने कहा कि सबसे पहले तो ब्रिटिश भारत आजाद। क्या आजाद बेटा? ब्रिटिश भारत आजाद। फिर रजवाड़े आजाद। फिर पाकिस्तान अलग रहा। पाकिस्तान अलग देश। इतनी बातें कही किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने इतनी बातें कही। क्या कहा? कि ब्रिटिश भारत हो गया आज से आजाद। ठीक है। अब ब्रिटिश भारत को भारत की खुद की जनता, भारत के खुद के नेता अपने हिसाब से आगे चलाएंगे। साथ ही साथ रजवाड़ों को आजाद कर दिया कि अब इनके पास अधिकार है, ये चाहे तो भारत में रहे, ये चाहे तो पाकिस्तान में रहे, जरूरी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। भारत में रहे तो भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान में रहे, और स्वतंत्र रहे तो स्वतंत्र रहे। ठीक है। साथ ही साथ पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाया ही जाएगा। इतनी बातें रखी गई है। ठीक है बेटा। तो फिर आज आपको कितनी चीजें क्लियर करनी है, जैसे कल हम जब पार्ट 2 लेकर आएंगे ना इसका, तो आपको भी समझ आ पाए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में जिन टॉपिक्स को क्लियर करना है उनकी बात करें। देखिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में चुनौती, यही तो पढ़ रहे हैं। अब इनमें आपको क्या पढ़ना था? सबसे पहले आपको पढ़नी थी कि देश आजाद कैसे, आजादी के बारे में पढ़ना था। आजादी के बारे में पढ़ना पहले पॉइंट में तो है ना। आजादी के बारे में पढ़ना है कि आजादी में क्या हुआ, किन किन क्षेत्रों को भारत में दिया गया, किन क्षेत्रों को पाकिस्तान में दिया गया। ठीक है ना। फिर साथ ही साथ आपको पढ़ना है कि भारत के सामने क्या चुनौती, भारत के समक्ष चुनौती। ये तीन चुनौतियां कौन कौन सी थी, है ना? तीन चुनौतियां कौन कौन सी और रही? तीन चुनौतियां और कौन कौन सी रही, हमें उन्हें भी पढ़ना है। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप? साथ ही साथ आपको पढ़ना है रजवाड़े। क्या पढ़ना है बेटा? रजवाड़े पढ़, कि कौन से वे रजवाड़े थे जिन्होंने अपने आप स्वीकृत कर लिया कि हमें तो ना भारत में रहना है। हमें कहाँ रहना है भाई? हमें ना भारत में रहना है, हमें रहना है भारत में। ठीक है ना। कहाँ रहना है? भारत में। कुछ ऐसे जिनने कहा कि हमें कहाँ रहना है? पाकिस्तान में। इन टॉपिक्स को आपको रिवीजन करना हो, और कल हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उनके बारे में बात कर लीजिए। तो कल हम बात करेंगे बेटा कि कैसे देश आजाद हुआ, उसके बाद में देश में लोकतंत्र बहाल किया, लोकतंत्र बहाल किया गया। उसके साथ ही साथ कल हम पढ़ेंगे बेटा राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। इन सारे टॉपिक्स पर कल बात की जाएगी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, लगे रहिए निरंतर अपनी पढ़ाई में। और जो भी डाउट है, कुछ भी डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके उन डाउट्स को खत्म कर पाऊँ। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।